चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन जावास्क्रिप्ट पर रहेगा। आपके दो सेशंस अभी HTML और CSS के हो चुके हैं और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। ठीक है, सो हम लोगों को जावास्क्रिप्ट से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते हैं क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आज हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आज हम लोग बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मतलब आपने वो प्रोजेक्ट भी हर वेबसाइट पर देखा होगा, मतलब अधिकतर वेबसाइट पे आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उस टाइप का ही प्रोजेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैम ने बताया जावास्क्रिप्ट जो है वो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अभी मार्केट में अगर हम देखें तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी मीडियम लेवल जो कंपनीज होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट पे ही फोकस करती हैं क्योंकि उसके जो फ्रेमवर्क्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं जब हम सिस्टम उसका डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे आपने फेसबुक अभी वाला जो यूज़ किया होगा उसका फ्रंट एंड रिएक्ट पर है। ठीक है, रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत फेमस है। अब फेसबुक यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी होगी। सो उस वजह से ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग किस चीज़ पे फोकस करेंगे। हमारे पास जो आज का कंटेंट है वो ये है। ठीक है, मैं मान करके चल रहा हूँ आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पहले नहीं देखा है। सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, जब ये चीज़ें हमको आ जाएंगी, स्टार्टिंग की 10 सेक्शंस, तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट के साइड जाएंगे। हम हाफ एन आवर प्रोजेक्ट को देंगे। कोशिश करेंगे ये प्रोजेक्ट बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको बनाने का। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगा। कुछ वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स, कमेंट्स कैसे करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स वगैरह कैसे लगाते हैं, फंक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इसकी हेल्प से हम लोग ये चीज़ें एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग लेंगे जावास्क्रिप्ट की और फिर हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, चलिए, ये जो PDF है इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है कि कौन से सेक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं और पूरी तरह से हैंड्स ऑन रहने वाला है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ हैंड्स ऑन रहने वाला है। हम लोग सामने ही, मैं आपके सामने ही कोड लिखूंगा और हम रन करके देखेंगे कि वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो गिटहब आपने प्रोफाइल मैंने फर्स्ट सेशन में भी आप लोगों को शेयर की थी। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो आप ये इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक जो आएगी ना वो यही आएगी। ठीक है, मेरी प्रोफाइल ही आएगी, वहाँ से आप जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स फोल्डर में जा सकते हैं या उस लिंक पे जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें सारा कोड आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका PDF है जो मैं आपको अभी आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला पार्ट है जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने कई बार देखा होगा जितने भी वेबसाइट्स होती हैं अधिकतर वेबसाइट्स पे नॉर्मल स्टैटिक कंटेंट होता है। ठीक है, आप विकिपीडिया ओपन कर लो या किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लो, वो एक स्टैटिक कंटेंट, दैट मीन्स उसके आपके सामने डेटा होगा, आप रीड कर सकते हो वो चीज़। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारी हेल्प कहाँ करेगा। जो HTML और CSS होता है वो सिर्फ कंटेंट दिखाने के लिए होता है। ठीक है, उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस कोई से भी नहीं चलते हैं। कोई भी लॉजिक हमको क्रिएट करना है, कोई एल्गोरिदम बनानी है तो वो HTML से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हालांकि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, सो वो सिर्फ स्टैटिक कंटेंट शो करने के लिए, कंटेंट दिखेगा कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा एक वेब पेज पर, उसके लिए होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो रहेगा वो लॉजिक बिल्ड करने के लिए रहेगा। अगर मुझे HTML का कोई भी टैग 100 बार इंट्रोड्यूस करना है अपने वेबसाइट में तो मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प लूंगा। मैं बार बार 100 बार उस कंटेंट को नहीं लिखूंगा। ठीक है, या हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने यूज किया है अमेजोन, अमेजोन पर आपने शॉपिंग की होगी। सोचते हैं हम लोग इस तरह से, अमेजोन पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, लाखों प्रोडक्ट्स हैं। ओके, हर प्रोडक्ट का एक नया पेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर पेज पे आपको कई बार दिखेगा कि उसके वैल्यूज, जो जितने अमाउंट का वो प्रोडक्ट है वो कई बार चेंज होते जाता है। अगर मैं HTML से ये चीज करता तो मुझे उन लाखों पेजेस पे चेंज करना पड़ता। ठीक है, उन लाखों पेजेस पे जो प्राइस है उसको बदलना पड़ता। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमारे किस में हेल्प करता है, ये एल्गोरिदम हमको बना के दे देगा। इसमें हम लूप्स वगैरह यूज कर सकते हैं जिससे कि वो सभी पेजेस पे एक ही बार में वैल्यूज चेंज कर देगा।
आपको इंडिविजुअली पेजेस पर जाके, उन लाखों पेजेस पर जाके चेंजेस परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली ये चीज कर सकता है। कहने का मतलब ये था कि अगर आपको लॉजिक अप्लाई करने हैं अपने कोड में, तो हम जावास्क्रिप्ट से वो चीज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में फ्रंट एंड के लिए आया था कि आप सिर्फ क्लाइंट साइड पर या आप जो क्रोम ब्राउजर होता है उसमें आप यूज कर सकते हो, लेकिन बाद में वो फिर सर्वर पे भी चलने लग गया, और सर्वर को अभी छोड़ देते हैं हम लोग, अभी सामने बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट हमारे सिस्टम में हम लोग कैसे लेकर के आएंगे। तो आपको लाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ब्राउजर के साथ आता है। ये जो हमारे सामने, आपके सामने जो ब्राउजर ब्राउजर दिख रहा है, क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम आप लोगों ने यूज किया होगा, इसी के साथ आता है। ओके, चलिए, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आप वेब पेजेस बना सकते हो, बिजनेस एप्स बनती हैं इससे। ठीक है, यूटिलिटी एप्स और गेम्स वगैरह भी आप इससे बना सकते हो। बहुत सारे गेम्स आपने जो ऑनलाइन खेले हुए हैं वो ज्यादातर जावास्क्रिप्ट पे ही बने हुए होते हैं। ओके, चलिए, और ये यूनिटी आप लोगों ने सुना होगा, ये कई बार जो आप गेम्स खेलते हो उसके स्पॉन्सरशिप में ये शो होता है, या पार्टनर्स में शो होता है कि इनका यूज किया हुआ है। ठीक है, सो ये यूनिटी जो है ये भी जावास्क्रिप्ट पे ही बना है, जावास्क्रिप्ट ही सपोर्ट करता है। ओके, चलिए, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, हम ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाते हुए सीधे प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, और प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग HTML और CSS हमको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो जो नहीं भी आता है तो मैं एक बार और बता दूंगा आप लोगों को, बट हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ आपके सामने ही। ठीक है, इस फोल्डर में ही हम पूरा कोड लिखने वाले हैं। मैं इसके अंदर इसको कह देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं इसको कह रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट। ओके, चलिए, ये जो जावा स्क्रिप्ट है इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ एक एडिटर में। ठीक है, एडिटर जो है वो VS कोड हम लोग यूज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर PDF में सबलाइम टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। अभी सिर्फ हम VS कोड पे वर्क करेंगे। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट का एडिटर है। ओके, और ये बहुत लाइट वेट है, मतलब फटाफट चलता है। ठीक है, इसमें ज्यादा 1 सेकंड में लोड भी हो गया, देखो। ठीक है, सो हम एक काम करेंगे, ये सिंपल सा इसका इंटरफेस है, यहाँ पे आपको कोड देखने को मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको फाइल्स दिखेंगी जो जो हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। सो ये मेरा जावास्क्रिप्ट फोल्डर है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, चलिए, सो ये कुछ इंटरफेस इसका ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये जावास्क्रिप्ट फोल्डर आपको दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक अभी सही है। ठीक है, चलिए, ये पर्टिकुलर फोल्डर में हम सारा कोड लिखने वाले हैं, और एक एक करके सारी फाइल्स बनाएंगे। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे HTML से। ओके, मैं HTML का ज्यादा इन डेप्थ चीजें नहीं बता रहा, बट हमको फ्रंट एंड बनाने के लिए HTML की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए, इस फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी दिख रहा है। ठीक है, आप जैसे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक इंडेक्स फाइल, index.html। इसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब कि टाइप ऑफ द फाइल। ठीक है, वो एक्सटेंशन बताता है किस टाइप की वो फाइल है। जैसे .txt आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, वैसे ही .html आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, HTML किसको रिप्रेजेंट करती है, HTML फाइल को, ऑब्वियसली। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में आपने को सुना है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, चलिए, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा पेज बनाएंगे, और उस पेज से कनेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को। ओके, वो चीज कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले मुझे जरूरत है यहाँ पे HTML की। ठीक है, HTML टैग आपको लगाना पड़ेगा, ये आप लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी। मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे हेड सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा जो सेक्शन हमारे पास होता है वो होता है बॉडी सेक्शन। ठीक है, हेड सेक्शन मतलब कि जो भी हेडिंग का पार्ट होगा, URL का पार्ट होगा, जो टाइटल का पार्ट होगा, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो कौन सा है, मैं इसको बोल देता हूँ जावास्क्रिप्ट सेशन। ठीक है, बॉडी सेक्शन जो है इसके अंदर मैं सिर्फ एक H1 टैग लगा रहा हूँ, जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट जावास्क्रिप्ट सेशन। ओके, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर में, ये जो जावास्क्रिप्ट फोल्डर अभी हमने बनाया था, यहाँ पर आपको इंडेक्स फाइल दिख रही है। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, या डायरेक्टली डबल कोड्स में ओपन करेंगे तो क्रोम पे ही ओपन होगी। ठीक है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ।
ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने H1 टैग में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको पता थी ऑलरेडी। चलिए, इस पर्टिकुलर फाइल में मुझे जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को ऐड करने का तरीका क्या है? जावास्क्रिप्ट को ऐड करने का तरीका है, मैं यहाँ पर दो तरह से जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऐड करने के। एक तो हमारे पास क्या है कि हम लोग अम, यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, दो तरीके हैं, एक स्क्रिप्ट टैग का और दूसरा तरीका है कि हम लोग यहाँ पर दूसरी फाइल बनाएं और उसको इस पर्टिकुलर फाइल से लिंक करें। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट कौन सा है? मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा रहा हूँ। HTML में कमेंट कैसे करते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, उनके बीच में एक नॉट आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, डबल डैश और दैट्स इट। इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो चलेगा नहीं, मतलब HTML फाइल जब रन होगी तो वहां पर दिखेगा नहीं। ओके, पहला तरीका कौन सा है हमारे पास? इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और दूसरा तरीका कौन सा है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है? इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि इसी फाइल में हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, मैं अलग से कोई फाइल नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला वही पार्ट करते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो आपकी किसकी जरूरत पड़ेगी? मैंने यहाँ लिखा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अपना कोड एग्जीक्यूट करोगे, या जावास्क्रिप्ट का कोड इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखोगे। ठीक है, जब HTML का कोड रन करता है तो वहां पर कंपाइलर नहीं होता, ना ही वहां पे इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ कोड है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और क्योंकि HTML एक लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे हमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है जो कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। ये छोटा सा काम एक प्रोग्राम भी कर सकता है। उस प्रोग्राम को बोलते हैं HTML पार्सर। ओके, HTML पार्सर इस कोड को यहाँ हमको दिखा रहा है। ठीक है, कि ये कोड हमारा दिखेगा कैसे? तो ऐसा दिखेगा। आई बात समझ में? चलिए, अब जैसे ही HTML पार्सर को ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट टैग दिखेगा वो इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। ओके, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर कहाँ मिलेगा? तो वो ब्राउजर के साथ खुद ही आता है। आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां से आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, अभी मैं सिंपल सा एक कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसको चला करके देखते हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं। ठीक है, सो इसको चलाने के लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, जैसे आप लोगों ने प्रिंट देखा होगा, प्रिंट में नहीं देखा होगा, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी आउटपुट आपको कंसोल पर प्रिंट करवाना है या आउटपुट देखना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के पास एक ऑब्जेक्ट है कंसोल। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से डॉट लगा के मैं कुछ फंक्शंस की कॉलिंग कर सकता हूँ, जिसमें से एक फंक्शन हमारे पास होता है लॉग। ठीक है, ये लॉग फंक्शन क्या करता है? जो भी आप इसके अंदर लिखोगे ना वो कंसोल, मतलब कंसोल पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमने ये चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल भी जाएगा। ठीक है, बट हम ये कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको कंसोल पे कुछ प्रिंट करवा के देखना है ताकि हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मैं, चलिए ठीक है, क्लियर है, मैं इसको कर देता हूँ सेव और मैं इसको रन करके देखूंगा। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट कंपाइलर रन करेगा, तो इसको एक बार चला करके देखते हैं। ठीक है, फाइल ऑलरेडी यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर कंसोल पे कुछ प्रिंट करवाना है। जैसे मैंने वहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, इसको मैंने रीलोड किया और इसने कोई आउटपुट नहीं दिया मुझे। फिर से लोड कर दें, कोई आउटपुट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कंसोल जो होता है वो इसको नहीं बोलते। ठीक है, कंसोल हम किसको बोलेंगे? तो आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्या दिख रहा है? व्यू पेज सोर्स, जिससे आप कोड देख सकते हो जो अब अभी अभी आपने लिखा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा व्यू पेज सोर्स पे, देखो जो कोड अभी मैंने बाहर लिखा था अपने लोकल सिस्टम में वो यहाँ मुझे दिख रहा है, सेम एज इट इज। ठीक है, एज इट इज मुझे कोड दिख रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स से कोड देख सकते हो। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है इंस्पेक्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? इंस्पेक्ट, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये राइट हैंड साइड पे इसने कुछ ओपन करके मुझे दे दिया। ठीक है, क्या है ये फंक्शनलिटी ब्राउजर हमको देता है डेवलपर्स के लिए। ठीक है, कि कोड देख सकते हैं, वो अपना कोड एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, क्या एरर आ रहा है वो देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, फ्रंट एंड पे क्या क्या चीजें हैं, वो सब पार्ट आपको यहाँ दिख जाएगा।
मेजरली ये डेवलपर के लिए एक टूल है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ कंसोल पर। कंसोल पर आप लोग देखोगे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये भी बता रहा है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये कौन सी लाइन पर वो कोड लिखा है, ठीक है। कौन सी लाइन पर लिखा है? 13th लाइन पर, ठीक है। बात समझ में आई? आप ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये कंसोल का पार्ट है। कंसोल पर यूजुअली आउटपुट प्रिंट करवा के देखते हैं हम लोग, ठीक है। वही आउटपुट आप यहाँ भी भेज सकते हो, मतलब HTML के पार्ट में भी दिखा सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। और एज ए डेवलपर हम लोग पीछे प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं कि मेरा कोड चल रहा है कि भी नहीं, ठीक है। तो वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है तो इस पार्ट से प्रिंट होगी। इसमें आप कुछ भी लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं कंसोल करके एक और वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने लिख दिया 10, ठीक है। दैट्स इट। मैं इसको कर रहा हूँ सेव और चला करके देखते हैं। मैं अगर इसको रीलोड करूंगा, यहाँ पे 10 भी आ चुका है। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ ये हमारा इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहलाएगा, ठीक है। जो भी पार्ट है वो इंटरनल जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। क्लियर है? चलिए हम एक काम करते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी देख लेते हैं और हमेशा आप एक्सटर्नल पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगा? तो मैं यहाँ पर इसी इसी फोल्डर में एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं इसको कह देता हूँ फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। फर्स्ट और इंडेक्स का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं जस्ट एक नई फाइल बना रहा हूँ। आप इंडेक्स को पूरी तरह से कॉपी करो। सॉरी, इसमें से ये हटा देते हैं हम लोग, एक्सटर्नल वाला पार्ट। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और जो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल है ना, मैं इसमें लेकर के आ रहा हूँ एज इट इज फाइल, ठीक है। क्लियर है? ये जो पार्ट होगा ये हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का होगा, ठीक है। और इसमें मुझे स्क्रिप्ट टैग की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग की जरूरत नहीं है। जब भी मैं किसका यूज कर रहा हूँ जब भी मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ, ओके। स्क्रिप्ट टैग की जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर में, देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेम पेज बनाया है। इसका मैं नाम बदल देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट HTML जावास्क्रिप्ट सेशन, ठीक है। ऐसा मैंने लिख दिया। चलिए ओके, मुझे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करना है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जिस फोल्डर में आपने ये फर्स्ट डॉट एच टी एम एल रख के रखिए, आप इसमें एक नई फाइल क्रिएट कीजिए। इस फाइल को मैं कोई नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट इसका नाम है और मुझे इसका एक्सटेंशन भी देना रहेगा। तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं वो डॉट जेएस होते हैं, ठीक है। डॉट एच टी एम एल फाइल के लिए, डॉट सी एस एस फाइल्स के लिए और डॉट जे एस जावास्क्रिप्ट फाइल्स के लिए, ठीक है। तो स्क्रिप्ट डॉट जे एस से मैंने ये फाइल क्रिएट कर लिया। चलिए मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को अभी क्लोज कर रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फाइल में मुझे करना क्या है, इस पर्टिकुलर फाइल में मुझे कनेक्ट करना है इस स्क्रिप्ट डॉट जे एस को, ठीक है। स्क्रिप्ट डॉट जे एस को कनेक्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कोड लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। हेलो फ्रॉम स्क्रिप्ट फाइल, मैंने एक लाइन का कोड इसमें लिखा है वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए, जो कंसोल पे वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हो आप, एडिटर कोई भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हो, ओके। चलिए मैं इस फाइल, ये जो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल है ना, हम इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे फाइल्स आ चुकी हैं, ये फर्स्ट डॉट एच टी एम एल है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट एच टी एम एल जावास्क्रिप्ट सेशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। चलिए मैं इसमें ओपन करना चाहता हूँ इंस्पेक्ट, तो मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ इंस्पेक्ट को और हम लोग देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कंसोल को ओपन करके। तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने फर्स्ट डॉट एच टी एम एल को चलाया तो इसमें कोई आउटपुट नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने फर्स्ट डॉट एच टी एम एल तो बनाई है, लेकिन इस फर्स्ट डॉट एच टी एम एल को हमने कनेक्ट नहीं किया हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल से, ठीक है। ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है इससे कनेक्ट नहीं किया, तो हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने का तरीका क्या है? आप सेम चीज करो, यहाँ पर आप अगेन स्क्रिप्ट टैग लगाओ, ठीक है। सिंपल है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई कोड नहीं लिखना है, इसको एज इट इज रहने दो। स्क्रिप्ट टैग एज इट इज रहेगा,
ठीक है, आपको बस क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना है। एट्रीब्यूट मतलब कि किसी भी टैग के अंदर आप कोई प्रॉपर्टीज दे सकते हो उसकी। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है सोर्स, एसआरसी। ठीक है, एसआरसी प्रॉपर्टी क्या रिप्रेजेंट करती है कि आप सोर्स बताओ कि जिस भी फाइल को आप इस फाइल से कनेक्ट करना चाह रहे हो, जिस भी जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML फाइल से कनेक्ट करना चाह रहे हो, उसका सोर्स बताओ, वो कहाँ पर है, कहाँ अवेलेबल है, उसका क्या नाम है। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि ये दोनों सेम फोल्डर में है, तो ये एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फाइल मेरी कनेक्ट हो चुकी है। दैट्स इट, मैं इसको कर दूंगा सेव। क्लियर है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस मैंने उसको बता दिया कि जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड आप ढूंढ रहे हो इसके अंदर, वो एक्चुअल में इस सोर्स पे रखा हुआ है। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर यहाँ जाएगा और इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो हेलो फ्रॉम स्क्रिप्ट चलना चाहिए। तो मैं इस पेज को एक बार फिर से रीलोड करता हूँ। देखो ध्यान से, एग्जीक्यूट हो गया। ये भी बता रहा है कि किस फाइल में वो कोड लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस के फर्स्ट लाइन पर, स्क्रिप्ट डॉट जेएस के फर्स्ट लाइन पर। ओके, क्लियर है। चलिए हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से कोड हम यहीं यूज करेंगे। ठीक है, आप इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, मैं फर्दर यहाँ पर कोड लिखते जा रहा हूँ और हम लोग देखते जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या करती है। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमने दो तरीके होते हैं ऐड करने के लिए, इसमें कोड भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हमने कैसे ऐड किया है, इस तरह से। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं, फिर ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारे पास वेरिएबल्स का है, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा पार्ट करना चाह रहा हूँ जिसको बोलते हैं कमेंट करना। कोड कमेंट करने का मतलब होता है कि जो इंटरप्रेटर होता है या जो कंपाइलर होता है या जो पार्सर होता है HTML का, वो इस पार्ट को स्किप कर देता है। ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए, या मैं ये कोड अगर आप लोगों को दूंगा तो आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, सो वही चीज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको कमेंट करना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो 2 बार। ठीक है, कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, राइट साइड जो झुका हुआ रहता है, फॉरवर्ड स्लैश। ओके, चलिए इस फॉरवर्ड स्लैश के आगे मैंने क्या लिख दिया, दिस इज कमेंट। ठीक है, कमेंट लाइन है। ओके, कमेंट कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऐसे। तो अगर आप इस कोड को अभी फिर से चलाएंगे ना तो ये लाइन नहीं चलती है। ठीक है, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखी है एज ए डेवलपर। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे, वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं और उनको प्रिंट करवा के देखते हैं। चलिए, वेरिएबल बनाने का जावास्क्रिप्ट में तरीका क्या है, आप लिख सकते हो वैर। वैर एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपने जो वेरिएबल्स देखे होंगे ना, ABCD। ठीक है, या बहुत सारी इक्वेशंस दिखी होगी, एक्स और वाई की एलिमिनेशन मेथड जो सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो वो इक्वेशन, वो वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और वेरिएबल्स ही उन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैरी कर सकती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। इस ए नाम के वेरिएबल में डायरेक्टली मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज 10। मैं बोल रहा हूँ कि ये वेरिएबल जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, जहां पर भी मैं अपने कोड में ए यूज करूंगा वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, वो 10 प्रिंट करवा देगा, ऐसा आप बोल सकते हो। सिंपल है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा के देखता हूँ कि इस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लॉग, कंसोल डॉट लॉग आप डायरेक्टली कर सकते हो, और मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। ठीक है, आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि अभी तक तो हम डबल कोट्स में लिख रहे थे सारी चीजें, अभी एकदम से हमने इसको बिना डबल कोट के क्यों लिखा है। क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है। डबल कोट्स क्या करता है, एज इट इज वैल्यू प्रिंट कर देता है। डबल कोट्स में आप जो भी लिखते हो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो वो कैसे होगी, आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिख दो, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं इसको करता हूँ सेव और एक बार इसको चला करके देखते हैं। ठीक है, चलाएंगे कैसे, तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था, ये रहा। मैं इसको रीलोड करता हूँ, कंसोल पे हमारे पास 10 भी प्रिंट होना चाहिए। देखो ध्यान से, 7th लाइन का 10 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और कौन से वेरिएबल्स होते हैं इसमें, आप किसी भी टाइप का वेरिएबल बनाइए, आप उसको वैर से ही डिक्लेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें डबल कोट्स में कोई वैल्यू दे दी, मैंने लिख दिया हेलो इंदौर। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं सेम चीज करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पे मैं वैल्यू प्रिंट करवा के देखता हूँ इस बी की। सेव करते हैं इसको और चला करके देखते हैं। जब मैं HTML फाइल को रीलोड करूंगा तो जावास्क्रिप्ट भी रन होगी। ठीक है, तो हेलो इंदौर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सही वर्क कर रहा है।
वेरिएबल्स की आप वैल्यू ले सकते हो और उन वेरिएबल्स की वैल्यू आप प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आपके पास अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं और उनकी वैल्यूज आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग अभी टाइप पे ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे, बट आप मेजरली दो चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है इंटीजर वैल्यूज, या इनको नंबर ही कहा जाता है, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज होगी वो इंटीजर हो, मतलब 10 20 30 टाइप्स, या डेसिमल्स हो, 10.5 2.5 15.6, जो भी वैल्यू डेसिमल वैल्यूज हो, ठीक है, उन सबको नंबर ही कहा जाता है जावास्क्रिप्ट में, ओके। और ये जो पार्ट होगा ये होता है स्ट्रिंग, ठीक है। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप जो भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिखोगे वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग कहलाएंगे, ओके। चलिए, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी देख लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे वर्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, या ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटर्स कैसे वर्क करेंगे। ऑपरेटर्स वर्क करते हैं जो किसी वैल्यू को ऑपरेट करें, ठीक है, या किसी के सॉल्यूशन को जनरेट करें, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस टाइप से इक्वेशंस लिखी होंगी काफ़ी सारी, ठीक है। तो उसमें ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, मॉड्यूलस, ठीक है, इस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी इस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स का यूज करके हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, ठीक है। ये ऑपरेटर्स कैसे दिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं लिख देता हूं। आप लोगों को पता है प्लस, ठीक है, प्लस के बाद हमारे पास क्या है, माइनस, माइनस के बाद हमारे पास है मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास डिवाइड, ठीक है, डिवाइड सिर्फ एक ही बार होता है, ओके। उसके बाद होता है मॉड्यूलस, ठीक है, और दैट्स इट, अभी फिलहाल के इतने बहुत हैं, ठीक है। चलो, सो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप लोगों को पता है। मैं एक बार चला करके देख लेता हूँ कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दिखते कैसे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो आउटपुट स्क्रीन पे हमको क्या दिखना चाहिए, 50 दिखना चाहिए। चला करके देखते हैं, यहाँ पे 50 आ चुका है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है कैसे वर्क करेगा। सेम चीज अगर मैं किसी और के साथ करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर डिवाइड करना चाहता हूँ या मॉड्यूलस निकालना चाहता हूँ, परसेंटेज को यहाँ पे मॉड्यूलस बोला जा रहा है। मॉड्यूलस जो होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 मॉड्यूलस 2, ठीक है। 7 मॉड्यूलस 2 का मतलब क्या है कि आप 7 को डिवाइड करो 2 से, क्या आउटपुट आएगा 3.5। लेकिन 3.5 नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिमाइंडर इसका क्या आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करते हैं 7 को 2 से तो 3 टाइम्स में 6 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसमें रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1। ये 1 रिटर्न करेगा। चला करके देखते हैं इसको, क्या आ गया यहाँ पे, 1 आ गया क्या, हाँ बिल्कुल आ गया। आई बात समझ में, ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग मॉड्यूलस का ही, ताकि ये क्लियर हो जाए। मैंने लिखा 10 मॉड्यूलस 4, 10 मॉड्यूलस 4, ठीक है। 10 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 2 टाइम्स में 8, रिमाइंडर बचाएगा 2, ठीक है। बात समझ में आई, रिमाइंडर आने वाला है 2, क्लियर है, आउटपुट क्या आएगा 2। दैट्स इट, हम बस ये देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। चलिए, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो ऑपरेटर उसमें है वो है रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो रिलेशन बताते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन बताते हैं। जैसे मुझे आप एक चीज बताइए, अगर मैं लिखता हूँ 10, सॉरी मैं पहले लिख देता हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर्स दिखते कैसे हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे दिखते हैं। सबसे पहले होता है डबल इक्वल्स टू, ठीक है, फिर होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। डबल इक्वल्स टू आपने देखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल्स टू के लिए, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। दैट्स इट। एक ट्रिपल इक्वल्स टू भी होता है लेकिन अभी फिलहाल के उसको छोड़ देते हैं। चलिए,
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 डबल इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये जो डबल इक्वल्स टू होता है ना, ये सिर्फ रिलेशन बता रहा है कि लेफ्ट और राइट साइड जो वेरिएबल रखे हुए हैं, ठीक है, ये इक्वल है क्या, ये सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है इन दोनों का। जो सिंगल इक्वल्स टू होता है वो वैल्यू असाइन कर देता है, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वेरिएबल में असाइन कर देता है, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट और राइट साइड यहाँ पर होते हैं डबल इक्वल्स टू के आसपास, ये इनको कंपेयर करता है। क्या टेन इक्वल्स टू टेन होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। अगर टेन इक्वल्स टू टेन होगा ना, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा, ये मुझे बोलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या बोलेगा? ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक बार इसको चला करके देखते हैं कि ऐसा कर भी रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, दो ऑपरेटर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको बोलते हैं बूलियन ऑपरेटर्स, जिसमें से एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स, ऑब्वियसली। चलिए, अगर मैं सेम चीज यहाँ पर वापस चलाता हूँ और मैं लिखता हूँ क्या 11 इक्वल्स टू 5 होता है क्या, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे क्या आउटपुट दे देगा? फॉल्स दे देगा, ठीक है। 11 इक्वल्स टू 5 होता है क्या? नहीं होता, फॉल्स, ठीक है। बात समझ में आई? ये इस तरह से वर्क करेगा। आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों को। ये सारी चीजें ऐसे वर्क करती हैं। सॉरी। चलिए, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। हम लोग ज़्यादा पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। चलिए, ऑपरेटर्स हमने देख लिए, रिलेशनल और ये, इनकी ही ज़रूरत पड़ेगी हमको अभी फ़िलहाल के लिए। चलिए, उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए। एक वेरिएबल में एक ऑपरेटर और मैं बता देता हूँ, इनको बोलते हैं यूनैरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनैरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एक होता है डबल प्लस और एक होता है डबल माइनस, ठीक है। कैसे वर्क करेगा? तो अभी फिलहाल के लिए इनके लॉजिक्स भी होते हैं काफी सारे, ठीक है, आगे अब लेकिन हम उन पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि प्लस प्लस और माइनस माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है? टी है, ठीक है। इस टी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 10 है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ टी प्लस प्लस, दैट्स इट, और मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ कि इस टी की वैल्यू क्या हो गई। ये जो प्लस प्लस होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो टी है, आप एक काम करो, इस टी में +1 कर दो और वापस टी में ही असाइन कर दो, ठीक है। चलिए, टी की वैल्यू कितनी है? 10। 10 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11। 11 वापस टी में असाइन हो जाएगा, ठीक है। 11 अगर वापस टी में असाइन हो गया, दैट मीन्स टी की नई वैल्यू कितनी हो गई? 11। मतलब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो ये 11 प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। चला के देखते हैं इसको कि ये 11 प्रिंट कर रहा है क्या। सॉरी, ठीक है, इसको रिलोड करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो प्लस प्लस का मतलब होता है उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और माइनस माइनस का क्या मतलब होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1 से डिक्रीमेंट कर दो, 1 से कम कर दो। अगर मैं इस पर माइनस माइनस लगाता तो 10 से वैल्यू हो जाती 9। अब मैं इस पर प्लस प्लस लगा रहा हूँ तो 10 से वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। सिंपल है। तो ये कुछ वेरिएबल्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। चलिए, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। इन वेरिएबल्स के अलावा हमारे पास क्या है? तो एक सेकेंड, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। चलिए, कमेंट्स हमने देख लिया, मल्टी लाइन कमेंट्स को अभी इग्नोर करो। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और देन लूप्स हैं, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए नेसेसरी है, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा तभी बनेगा जिस इसकी अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं इफ और एल्स, ठीक है। क्या होते हैं? इफ एंड एल्स, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना हो तो, नहीं भी सुना हो तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है? जैसे आप लोगों ने एटीएम में पैसे निकाले कभी, ठीक, कभी गए होंगे किसी के साथ, तो आपने देखा होगा उसमें अगर आपका पिन जो होता है अगर वो गलत होता है तो वो पैसे नहीं निकालने देगा एटीएम मशीन में, ठीक है। तो वो चेक कैसे करता है कि पिन सही डाला है? तो आप जो भी पिन एंटर करोगे वो एक वेरिएबल में स्टोर होता है, और वो वेरिएबल की वैल्यू पीछे डेटाबेस में आपका जो पिन रखा हुआ है उससे कंपेयर होती है, ठीक है।
कैसे कंपेयर होगी? इक्वल्स टू से। अगर वो दोनों इक्वल आ गए दैट मीन्स ट्रू। ट्रू होगा तो वो पैसे निकालने देगा, फॉल्स होगा तो नहीं निकालने देगा। सिंपल है। ठीक है। वही इफ और एल्स वहां पे लगते हैं, और वही इफ और एल्स ये हो गया। ठीक है। इंटरनल तो कोड ही चल रहा है एटीएम में भी। ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है। जो भी, जैसे यूपीआई पेमेंट्स आप लोग करते हो, आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो कौन बताएगा? आपके सिस्टम में वो बता रहा है कि आपको कितने मार्क्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो कैसे बता रहा है डेटाबेस में से लाके? तो अल्टीमेटली तो वेरिएबल में ही वैल्यू स्टोर की होगी उसने। ठीक है। तो वेरिएबल्स इस तरह से यूज होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एफ और एल से ये कैसे वर्क करेगा, तो मुझे कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है, उसके बेसिस पे मैं ये चीज कर सकता हूँ। मैंने लिखा वैर, मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ वाई, या एक्स बोल देता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है। इस 10 को मैं कंपेयर करूंगा, या मैं एफ और एल्स का यूज करते हुए इसको चलाऊंगा। मैंने यहाँ लिखा एफ। ठीक है। एफ के आगे आप ब्रैकेट्स लगाते हो, और आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके इन सब का। ठीक है। इनमें से किसी चीज का यूज करते हुए आप एक स्टेटमेंट दोगे। अगर उस स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है इस तरह से, ठीक है, तो क्या करेगा वो? तो इसके अंदर वाला सेक्शन चलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके एल्स वाला सेक्शन चलेगा। ठीक है। सिंपल है। ठीक है। कैसे करेंगे? तो हम इफ के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है। इफ एक छोटा सा बॉक्स होता है, देखिए, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स को। ठीक है। अगर मैंने इफ के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा है, मैं चाहता हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये एक्स जो है वो ग्रेटर देन 5 है क्या? ठीक है। ये स्टेटमेंट सही होगा अगर एक्स की वैल्यू 10 होगी तो। हाँ बिल्कुल। ठीक है। 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है, हाँ होता है, ट्रू। अगर वो इस तरह से ट्रू रिटर्न करेगा या ट्रू प्रिंट करवाएगा, प्रिंट नहीं करवाएगा, ट्रू इसकी वैल्यू होगी इस स्टेटमेंट की, तो इफ वाला पार्ट क्या करेगा? इस बॉक्स के अंदर जाएगा, और इस बॉक्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कंसोल पे कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। सिंपल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? हेलो। अब इसमें जितने लाइन ऑफ कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है। जितना कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये बॉक्स कितना भी बड़ा हो सकता है, आपके ऊपर है वो। ठीक है। चलिए। तो दैट्स इट। अगर ये पार्ट नहीं होता, अगर किसी रीजन से ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता, क्या एक्सेस लेस देन 5 होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, यूजर ने कोई पासवर्ड दिया है एटीएम मशीन के लिए, और वो कंपेयर हो रहा है इंटरनल जो आपका पासवर्ड है उससे। ठीक है। अगर वो इक्वल आ जाता है, ठीक है, आप इक्वल्स टू लगाना चाहो इक्वल्स टू लगा सकते हो, अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है। और अगर इक्वल नहीं आता है तो आप क्या करोगे? एल्स के अंदर आप एक वैल्यू दे सकते हो। आपने लिख दिया बाय। सिंपल। हाई और बाय मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाए हैं। ठीक है। चलिए। तो अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो वो एल्स पार्ट में जंप करेगा और इस वाले बॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो इस वाले बॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा। दोनों में से, दोनों बॉक्सेस में से कोई एक चलता है। ठीक है। इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अभी फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू है 10। क्या 10 इक्वल्स टू 5 होता है? नहीं होता, फॉल्स। फॉल्स होगा तो वो एल्स में आएगा और इसके वाला पार्ट चलेगा। दैट मीन्स वो आपको बोलेगा बाय, आपका पासवर्ड सही नहीं है, तो एक बार आप उसको चेक कर लो। मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखो ध्यान से, इसने क्या प्रिंट कर दिया? यहाँ पे बाय प्रिंट कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है। क्लियर है? अगर सेम चीज मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, अगर आपने पासवर्ड बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, जैसे मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4 ही मैंने डेटाबेस में लगा हुआ, मतलब 1 2 3 4 ही पासवर्ड है, अगर मैंने वो सही पासवर्ड लिखा है तो वो मुझे एटीएम में से पैसे निकालने देगा, या मुझे वेलकम यूजर करके एक स्टेट वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, जैसे अभी हेलो प्रिंट हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इफ एल्स इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए। आपके क्वेश्चंस आप रेडी रखिए, हम उसको लास्ट में ही सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है। चलिए। ये पार्ट हो गया एफ और एल्स का। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? हम लोग फॉर लूप देख लेते हैं, और फॉर लूप से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फॉर लूप एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर हमारे पास फंक्शंस हैं। ठीक है। चलिए। तो ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर लूप। ठीक है। फॉर जो है वो लूप का नाम है। लूप
और भी टाइप के होते हैं, जैसे डू वाइल, वाइल, ठीक है, ये नाम दिए, बट अभी सिर्फ हम फॉर पे फोकस करेंगे, फॉर लूप कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलिए, फॉर लूप को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, सिंपल सा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है तो आप 10 बार कंसोल लॉग यूज करके 10 बार प्रिंट करवा सकते हैं, सिंपल है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यही काम आपको 1000 बार करना है, ठीक है, आपको अपना नाम 1000 बार प्रिंट करवाना है, तो 1000 बार प्रिंट आप खुद बार बार ये तो लिखोगे नहीं, 1000 बार कॉपी पेस्ट करेंगे क्या इसको? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इस कंडीशन के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए लूप्स यूज कर सकते हैं। लूप जो होता है, नाम से समझ में आ रहा है, घूम घूम के वहीं आएगा, ठीक है, एक लूप में चलेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करें हैं, तो हम लोग यहाँ पर फॉर लूप यूज कर सकते हैं। हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन हैं, लेकिन हम सिर्फ फॉर लूप पे फोकस कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। फॉर लूप कैसे वर्क करेगा? तो फॉर लूप बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ 10 बार, ठीक है। अगर मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने यहाँ पे लिखा फॉर। फॉर भी एक काइंड ऑफ बॉक्स होता है, आप वैसे ही लिखोगे जैसा आपने किस में लिखा था, एफ में लिखा था। देखो ध्यान से, एफ में भी हमने ये लिखा था। इसके अंदर हम कोई कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू होगी तो इसके बॉक्स के अंदर वाला पार्ट चलेगा, फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा, सिंपल है। चलिए, ये जो फॉर लूप होता है ना, इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं? मैंने तीनों सेक्शन को सेमी कॉलन से डिफ्रेंशिएट कर लिया, 3 सेक्शंस बन गए, 2 बार सेमीकोलन लगाओगे 3 सेक्शंस बन चुके हैं इफ में। पहला सेक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल डिक्लेरेशन को। हमें एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल की जरूरत है, वो वेरिएबल हमारी हेल्प करेगा लूप को एग्जीक्यूट करने में, और वो वेरिएबल लूप को रोकने में भी हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप मशीन को बोल देते हो कि चलते जा, ठीक है, स्टार्ट कर दे, तो वो स्टार्ट तो कर देगी, लेकिन जब तक आप उसको रुकने का नहीं बोलोगे वो चलती चली जाएगी, ठीक है। मशीन्स ऐसे ही वर्क करती हैं, जब तक हम उसके स्टॉप बटन प्रेस नहीं करें या कैंसिल करें तो अपने आप तो नहीं होगा, ठीक है, वो चलते ही चले जाएगा। तो उसको चलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लूप का यूज कर सकते हैं या वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, जो हमारी हेल्प करेगा ये चीज करने में। मैंने यहाँ लिखा वैर, आप डिक्लेयर कर दो आई नाम का, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ 1 पर, सिंपल है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया आई नाम का जिसकी वैल्यू कितनी है 1। ये बन गया मेरा पहला सेक्शन, फॉर लूप का पहला सेक्शन, जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर होता है, जो एक ही बार चलता है, ठीक है। जब पहली बार ये लूप चलेगा तब चलेगा ये, ओके। दूसरा सेक्शन जो होगा वो किसके लिए होता है? दूसरा सेक्शन होता है कंडीशन चेक करने के लिए। कंडीशन कौन सी? जैसे इस टाइप की हमने इफ में लिखी थी ना, वैसे ही यहाँ पर हम एक कंडीशन दे सकते हैं। मैं उसको कह रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू, मुझे इसको चलाना कब तक है? मुझे इसको 10 बार चलाना है, ठीक है। ये जो लूप है कितनी बार चलेगा? 10 बार, और मेरा नाम 10 बार प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। आप इस कंडीशन को ध्यान से देखो, अगर आई की वैल्यू 1 होती है तो 1 इज लेस देन 10 होता है क्या? 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है क्या? हाँ, लेस देन या इक्वल्स टू 10 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा, सिंपल सा पार्ट है। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा दूसरा सेक्शन जो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन वही है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही इस बॉक्स के अंदर वाला पार्ट चलेगा, इस फॉर लूप के अंदर वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। थर्ड सेक्शन जो है वो होता है अपडेशन का। अपडेशन मतलब कि आपको क्या इस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है, ठीक, कोई अपडेट देना है इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। आई प्लस प्लस आप समझते हो कि एक वैल्यू से वो इंक्रीमेंट कर देगा उस वेरिएबल को, ठीक है, दैट्स इट। पहला हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन, दूसरा हो गया कंडीशन, तीसरा हो गया अपडेशन, ओके। अब ये वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं अपने नाम लिख देता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है इस नाम को, और हम लूप की हेल्प ले रहे हैं कि वो 10 बार इसी लाइन को 10 बार एग्जीक्यूट कर दे। अगर ये लाइन 10 बार चल जाती है तो 10 बार वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सिंपल है। चलिए, सबसे पहले जब ये चलेगा तो वेरिएबल आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 1, ठीक है। वेरिएबल आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। मैं नीचे लिखते जाता हूँ इसको, आई इज इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू इनिशियली 1 है, ओके।
क्या 1 is less than 10 होता है? हाँ बिल्कुल होता है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या ये आगे जाएगा अपडेशन पे? नहीं। कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहले इस बॉक्स के अंदर आएगा या लूप के अंदर आएगा। ठीक है, लूप के अंदर आके वो क्या करेगा? हिमांशु मेरा नाम प्रिंट कर देगा। ये नाम प्रिंट हो चुका है, इसका कोड खत्म, इस बॉक्स का कोड खत्म। ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये लूप की कंडीशन ट्रू थी, इसने कोड एग्जीक्यूट करा दिया, और क्योंकि इसको लूप बोलते हैं, ये वापस रोटेट होके कहाँ चले जाएगा? अपडेशन पे चले जाएगा। ये रोटेट होके कहाँ चले जाएगा? अपडेशन पे, इस जगह पर। और चेक करेगा कि कोई अपडेशन है क्या? हाँ है। आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, इस लाइन की वजह से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दैट मीन्स आई की नई वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। बात समझ में आई? ठीक है। टू अपडेट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। क्या कंडीशन चेक कर रहा है? क्या 2 is less than 10 होता है? हाँ होता है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ट्रू होगी तो फिर से इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स मेरा नाम फिर से प्रिंट हो जाएगा। अगर ये फिर से प्रिंट हो गया तो ये नीचे आएगा, यहाँ से रोटेट होके वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले जाएगा अपडेशन वाले पार्ट में। ठीक है, अपडेशन 2 से मेरी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी कर देगा? 3 कर देगा। सिंपल है। ठीक है, फिर से चेक करेगा वो इस कंडीशन को। 3 is less than equals to 10 होता है क्या? हाँ, 3 is less than equals to 10 होता है। कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा, फिर से कोड एग्जीक्यूट कर देगा। आप समझ सकते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये इसके अंदर वाला कोड चलाते ही चले जाएगा, बार 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 बार। ठीक है, लेकिन आप सोच के देखो कि एक टाइम आएगा जब इस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, आई इज लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू। सॉरी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेस देन हो या इक्वल हो। ठीक है, तो 10 इज इक्वल्स टू 10 होता है। ठीक, कंडीशन ट्रू। फिर से 10th टाइम मेरा नाम प्रिंट कर देगा। ये रोटेट होके कहाँ जाएगा? अपडेशन पे। कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू? आई की वैल्यू हो चुकी है 11। ठीक है, वापस आएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 11 इज लेस देन 10 होता है? नहीं, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग कहाँ आ जाते हैं? लूप के बाहर आ जाते हैं, मतलब इस जगह पर आ जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोड लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है यहाँ पे। आई बात समझ में? तो एक बार इसको चला करके देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा लूप चलेगा तो ये 10 बार मेरा नाम प्रिंट करना चाहिए। तो हम इसको चला करके देखते हैं इस जगह पर। ओके, मैं रन कर रहा हूँ इसको। इसने मुझे 10 टाइम्स वैल्यू प्रिंट करके दे दी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे मुझे 10 ये बता रहा है, और ये इस तरह से ही प्रिंट करता है कंसोल पर। आप 10 बार इसको देख सकते हो। ठीक है, हमको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, बट हाँ ये वर्क करता है इस तरह से। आप यहाँ पे 10 देख रहे हो, सिमिलर 10 वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें। इसी लूप को मैं फिर से चला रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर लूप है लेकिन मैं इसको फिर से चला रहा हूँ। इस बार मुझे आई की वैल्यू देखनी है कि हर बार क्या होती है। ठीक है, तो इस बार मैं एक काम करता हूँ, नाम नहीं प्रिंट करते हुए आई की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, कंसोल की प्रॉपर्टी है कि अगर आप सिमिलर वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो वो नंबर बता देगा कि हाँ इतनी बार चला है सिमिलर पार्ट। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ कि 10 वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो आप सोच करके देखो, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो अंदर वाला पार्ट चलेगा और 1 प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन फिर ट्रू होगी। सॉरी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन फिर ट्रू होगी, और 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार हर लूप पर, हर लूप की एक इटरेशन पर क्या होगा? एक नई वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। आप देख लो यहाँ से, ये 10 टाइम्स सिंपल प्रिंट कर दिया, और 1 से 10 तक की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होती हुई आपको दिख रही है। तो लूप्स किस तरह से वर्क करते हैं? लूप्स एक ही पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर मुझे एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। लूप्स हमारा काम आसान कर देंगे। ठीक है, चलिए, आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमको आगे बढ़ना है, और हमने ऑलमोस्ट पार्ट काफी कवर अप कर लिया है वैसे तो। ठीक है, हम लोग एक फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन कैसे वर्क करेगा, और इवेंट वैलिडेशंस हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इवेंट्स देख लेते हैं, और वैलिडेशन की जगह पर ये पार्ट देख लेंगे। वैलिडेशन हम इसी के अंदर देख लेंगे एक पार्ट। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं पहले फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, और फंक्शन की जगह पे फिर हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्योंकि हमारे पास हाफ एन आवर है अभी। हाफ एन आवर में हमारा प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है एक बॉक्स, उसके अंदर आप कोड लिख सकते हो।
लेकिन वो कब कोड तभी चलेगा जब आप चाहते हो। ठीक है, जैसे लूप में क्या होता है, एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता ही चले जाता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। लेकिन फंक्शन क्या करता है, फंक्शन भी ऐसा ही एक बॉक्स होता है, लेकिन वो तभी चलता है सिर्फ एक बार जब मैं उसकी कॉलिंग करूंगा। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है। चलो, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, आप फंक्शन कीवर्ड यूज करो और इसके आगे आप उसका नाम दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ इंदौर। आप जो देना चाहो उसमें दे सकते हो। फंक्शन एक बॉक्स है, मैं इसके आगे भी ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इस बॉक्स के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करूंगा या लिखूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पार्ट कर रहा हूँ, मैं लिखा कंसोल। कंसोल लॉग में मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई फ्रॉम इंदौर फंक्शन। ठीक है, सिंपल है, दैट्स इट। मैं इसको कर देता हूँ सेव और एक बार चला करके देखते हैं। मैंने कोड तो लिख दिया है, तो हमारे कंसोल पे क्या प्रिंट होना चाहिए, कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, यहाँ पे आना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने बॉक्स तो बना दिया, लेकिन इसको चलाना है कि नहीं वो तो बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं क्या वैल्यू होगी उसकी, वैसे ही हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम बताते हैं वो फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो आपको इसकी कॉलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलिंग बोलते हैं। किसी को बुलाना है, आपके फ्रेंड को बुलाना है तो आप आवाज लगाओगे। आवाज कैसे लगाते हैं फंक्शन की, मैं लिखा इंदौर, इसके आगे आप ब्रैकेट्स लगा दो। ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है एक फंक्शन की कॉलिंग करने का या उसको आवाज लगाने का। ठीक है, बात समझ में आई, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, जैसे ही ये लाइन चलती है, वो क्या होगा, ये उठ के जाएगा, मतलब जो भी इंटरप्रेटर कंपाइलर होगा वो उठ के जाएगा उसकी डेफिनेशन पर, इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा और वापस उठ के वो इसी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। कैसे चलेगा, जब ये लाइन चलती है तो ये उठ के जाएगा अपनी डेफिनेशन पर, जो भी इसमें पार्ट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और वापस उठ के यहीं आ जाएगा। सिंपल है। अब इसको मैं चला करके देखता हूँ क्या ये हाई फ्रॉम इंदौर फंक्शन चलाएगा क्या। देखो इस बार प्रिंट हो चुका है, बता भी रहा है कौन सी लाइन पर, हाई फ्रॉम इंदौर फंक्शन। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे यहाँ से, तो हमारा फंक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। फंक्शन के और भी तरीके हैं, बट आई थिंक यहाँ तक अपना पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसमें फिलहाल हम आगे नहीं बढ़ते। हमने बेसिक्स कवर अप कर लिए। हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। ओके, प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इवेंट और इसका पार्ट हम साथ में ही देख लेंगे प्रोजेक्ट के। तो हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, और ये प्रोजेक्ट है क्या मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हम थोड़ा सा बाहर आते हैं और प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है कैप्चा। ठीक, क्या नाम है इसका, कैप्चा प्रोजेक्ट बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, कैप्चा प्रोजेक्ट। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर अभी फिलहाल क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं। आपने ये पूरा पार्ट देख लिया ऑलरेडी। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये फोल्डर का नाम क्या है, कैप्चा प्रोजेक्ट। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, अब स्क्रैच से हम लोग सारी चीज़ें बनाएंगे। ओके, वो जो बेसिक्स थे वो मैंने कवर अप कर लिया। यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट दिखता कैसे है। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे दिखता है। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ इंडियन आर्मी। ठीक है, क्या सर्च कर रहा हूँ मैं, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको यहाँ पर एक ज्वाइन इंडियन आर्मी का लिंक मिलेगा। ये उनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, और जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जैसे ही मैंने फाइल ये वेबसाइट ओपन की है, मुझे एक सामने क्या बता रहा है, ये मुझे कैप्चा कुछ लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि ये जो वर्ड्स इसके अंदर लिखे हैं ना वो यहाँ लिखो, तभी ये वेबसाइट में एंटर करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आता है कि ये क्या ही क्यों, ये क्या मतलब है इसका। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब मैं इसको टाइप कर दूंगा और ये मुझे, जैसे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया,
और मैं एंटर वेबसाइट करूंगा तो ये बोलेगा इनवैलिड कैप्चा कोड, और ये वेबसाइट के अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वही आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वेबसाइट पर लॉजिक्स चलते हैं, दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट रन होती है। ठीक, जैसा हमने यहाँ पे अभी लूप लगाया था ना थोड़ी देर पहले, कि एक लूप 10 बार चल रहा था, मैं उसको 100 बार भी चला सकता हूँ, मैं 1000 बार भी चला सकता हूँ, मैं 1 लाख बार भी चला सकता हूँ, मुझे बस वैल्यू बदलनी है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कोई कोड चला दूं इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, ठीक है, जिस पे कैप्चा नहीं हो, तो वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। कैसे होगी डाउन, मैं बार बार उस लिंक को हिट करूंगा। आपने देखा है जब आप 11th 12th के या आपके ऑनलाइन वो देखने जाते हो, रिजल्ट देखने जाते हो, तो उस दिन कई बार सर्वर क्रैश ही हो जाता है, क्योंकि लाखों लोग एक साथ अपना वो देखने जाते हैं। लाखों लोग एक साथ क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। जब बहुत सारे लोग एक साथ उस पर हिट करेंगे उस वेबसाइट पे, तो वेबसाइट ही डाउन हो जाएगी, सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा इतने रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कोड चला देता है, तो बिना लोगों के हम यहाँ पर 1000 बार हिट्स कर सकते हैं, या 1 लाख बार, 5 लाख बार, 1 करोड़ बार हिट कर सकते हैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे, इंडियन आर्मी क्या किसी भी वेबसाइट पर। ठीक है, उसको रोकने के लिए कि कोई एक कोड ना चला दे, एक कैप्चा यूज किया जाता है। कैप्चा क्या इंश्योर करता है, कैप्चा इंश्योर करता है कि ये जो पर्सन होगा जो यहाँ से देख के यहाँ पे वैल्यू डाल रहा है, वो एक ह्यूमन ही कर सकता है, और कोई भी कोड ये चीज नहीं कर सकता। कोड कैसे देखेगा इसको, कोड देख नहीं सकता। बात समझ में आई? इसलिए जनरली ये टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स होते हैं, अगर कोड निकालेगा भी तो वो टेढ़े मेढ़े जज नहीं कर पाएगा। ठीक है, NBA सब कैसे लिखा हुआ है, बात समझ में आई? ठीक है, इसीलिए कैप्चा यूज होता है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर NBA5LA जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसमें एंटर करते हैं। जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया, ये मुझे क्या बता रहा है कुछ बता रहा है क्या? सॉरी। ठीक है, इसने वेबसाइट के अंदर मुझे आने दे दिया, और दैट्स इट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, यही कैप्चा मुझे बनाना है। ठीक है, ये कैप्चा क्यों बनाना है मुझे, ताकि मैं किसी भी वेबसाइट में इसको लगा सकूं, और क्रॉलर्स जो होते हैं या बहुत सारे हिट्स आने से, ठीक, कोई हैकर होगा और लूप चला देगा वो, तो मेरी तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको रोकने के लिए हम लोग कैप्चा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कैप्चा प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में हमें दो फाइल्स की जरूरत है। एक होगी हमारी index.html। सॉरी, मैं इसको स्मॉल लेटर्स करना चाह रहा हूँ, मैं लिखा index.html। ठीक, index.html पहली फाइल होगी हमारी, और यहाँ पे मुझे एक और फाइल चाहिए जिसको मैं बोल रहा हूँ कैप्चा captcha.js। दूसरी फाइल क्या है मेरी, captcha.js। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड बना लेते हैं। ये सिमिलर ऐसे ही होगा, कैप्चा लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे कैप्चा जनरेट होकर आ जाना चाहिए, रिफ्रेश बटन होगा एक, जब मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो एक नया कैप्चा आ जाना चाहिए। जो भी मैं एंटर करूंगा तो वो कंपेयर करेगा, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो इस कैप्चा से कंपेयर होगा, क्या ये और ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो मुझे ट्रू रिटर्न करके दे दे, या वेबसाइट के अंदर भेज दे, और नहीं हो तो फॉल्स रिटर्न करके दे दे। ठीक है, ये चीज़ हमको बिल्ड करनी है। चलिए, तो सबसे पहले मैं फ्रंट एंड डिजाइन कर लेता हूँ। फ्रंट एंड में मुझे क्या क्या चाहिए होगा, ये आपने HTML में भी देखा हुआ है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ देख लेते हैं। HTML के अंदर मेरे दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है हमारा हेड सेक्शन, और दूसरा होता है हमारा बॉडी सेक्शन। फिलहाल के लिए मैं इसमें एक टाइटल दे देता हूँ, टाइटल विल बी कैप्चा प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा सेक्शन क्या होगा, दूसरा सेक्शन विल बी बॉडी सेक्शन। और इस बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं एक H1 टैग लगा रहा हूँ। इस H1 टैग के अंदर मैंने लिख दिया कैप्चा, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले एक आप बोल सकते हो इनपुट फील्ड चाहिए। ठीक है, वो इनपुट फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी, जहाँ पे ऑलरेडी कैप्चा बना हुआ हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो मैं इनपुट फील्ड यूज कर रहा हूँ। इनपुट कैसे यूज करते हैं, तो इनपुट टैग आपके पास अवेलेबल है, और ये टैग एज इट इज क्लोज हो जाता है यहीं पर, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखोगे, बात समझ में? इनपुट जो है वो यूजर इनपुट के लिए रहता है, तो वो चीज होगी। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ टाइप।
सबसे पहले आप बताते हो टाइप, किस टाइप की वैल्यू यूजर से एज एन इनपुट लेनी है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला देखो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा होगा, ईमेल एंटर करवाना है, बटन है क्या, ये इमेज एंटर करवाना है, ई डेट एंटर करवाना है, कलर एंटर करवाना है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ टेक्स्ट, मुझे टेक्स्ट एंटर करवाना है यूजर से। ठीक है, एक और चीज, मैं इस इनपुट फील्ड को एक आईडी देना चाहता हूँ, और इस आईडी की फिलहाल मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। ये जो आईडी है किसको रिप्रेजेंट करती है, आईडी रिप्रेजेंट करती है आइडेंटिटी को। जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, आपका रोल नंबर होता है एग्जाम में, वैसे ही इस आईडी से क्या पता चलेगा, इस इनपुट फील्ड के बारे में पता चलेगा। क्योंकि इनपुट फील्ड अपने पेज में और भी होगी, ठीक है, दूसरी भी होगी जिसमें इनपुट देगा यूजर, ठीक, कैप्चा एंटर करेगा वो। चलो, इसी के जस्ट पास में मैं एक बटन चाहता हूँ। ठीक है, बटन टैग क्या करता है, बटन क्रिएट कर देता है, सिंपल है। ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूँ ये बटन कैसा होगा, ये बटन होगा ये वाला जो रिफ्रेश बटन दिख रहा है। तो अभी फिलहाल मैं इसमें कोई आइकन नहीं दे रहा रिफ्रेश के लिए, मैं इसके अंदर रिफ्रेश लिख देता हूँ। तो मेरा कैप्चा रिफ्रेश हो जाना चाहिए। ठीक है, कैप्चा क्या हो जाना चाहिए, रिफ्रेश हो जाना चाहिए, सिंपल है। चलो, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, उसके नीचे मैं एक मैं यहाँ पर एक बी आर टैग लगा रहा हूँ। बी आर इज फॉर ब्रेक रो, क्या बोलते हैं, ब्रेक रो। अगर आपको लाइन चेंज करनी है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे मेरे को एक और इनपुट फील्ड चाहिए जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक है, तो वही पार्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस इनपुट फील्ड का जो टाइप होगा वो क्या होने वाला है, इस इनपुट फील्ड का टाइप भी टेक्स्ट ही होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है। ठीक है, क्या मैं इसको भी कोई आईडी देना चाहता हूँ, बिल्कुल देना चाहता हूँ, अभी फिलहाल मैं इसको नाम नहीं दे रहा। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ, चलो नाम दे ही देते हैं हाथों हाथ, मैं इसको बोल रहा हूँ इनपुट कैप्चा। ठीक है, और मैं इसको बोल रहा हूँ मेन कैप्चा। ठीक है, इनपुट कैप्चा और मेन क्या, इनपुट कैप्चा मतलब यूजर इनपुट देगा सेकंड वाला अपना, और ये मेन कैप्चा जो होगा वो सिस्टम जनरेट करके देगा, मतलब जावास्क्रिप्ट हमारा जनरेट करके देगा। ठीक है, इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। ठीक है, ये जो बटन होगा इस पे क्या लिखा होना चाहिए, चेक या एंटर वेबसाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ, मैंने लिखा एंटर वेबसाइट। वेबसाइट में एंटर करने के लिए ये एक बटन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, क्लियर है, दैट्स इट। मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, एक चीज और है, ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने यहाँ पे बनाई है captcha.js, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी फाइल से जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिखा src जो सोर्स होता है, सोर्स में मैं नाम दे दूंगा अपनी कैप्चा फाइल का, captcha.js। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा बन चुका है फ्रंट एंड। एक बार इसको चला करके देख लेते हैं कि ये दिखेगा कैसे। अगर ये सब कुछ सही होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होगा तो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, यहाँ पर मेरा एक कैप्चा प्रोजेक्ट है, इसमें हमारी इंडेक्स फाइल है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, रिफ्रेश बटन आ चुका है, एंटर वेबसाइट आ चुका है। ठीक है, दोनों में आप इनपुट दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्या करना है, ऊपर वाले में कोई इनपुट नहीं दे पाए। ठीक है, इसमें इनपुट दे दिया तो फिर तो गलत ही बन गया। बात समझ में आई। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ ना हो उसके लिए क्या करें, तो हम लोग अपना एक सेकंड, मैंने यहाँ पर बिया लगा दिया ना, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। H1 टैग लगाया, H1 टैग में मैंने लिखा एंटर कैप्चा हियर। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, अभी सही है, यहाँ पे कैप्चा दिखेगा और इस यहाँ पे हमको एंटर करना है। जैसे ही मैं एंटर वेबसाइट पे क्लिक करूंगा इन दोनों की वैल्यूज कंपेयर होगी, अगर वो कंपेयर होकर इक्वल आती है तो बिल्कुल सही है। चलो, ये हमारा फ्रंट एंड डिजाइन हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने captcha.js पे, मतलब जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे। ठीक है, इस पर आके मैं थोड़े से चेंजेस और करूंगा, लेकिन बाद में करें कि अभी करें, एक काम करते हैं, इसमें बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसमें कोड लिखना चालू करते हैं अपना, फिर उस पर आएंगे। ओके, चलो, ये चीज बन चुकी है, अब इसमें हम कोड लिखेंगे अपना। ये कोड कैसे लिखेगा, तो हमें यहाँ पर कुछ सेक्शंस बनाने हैं, तो मैं कमेंट करके लिख देता हूँ उनको करना क्या क्या है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जनरेट करना है कैप्चा। ध्यान से देखो, इस वेबसाइट पे क्या हो रहा है,
ये जो कैप्चा जनरेटर है रैंडम है, रैंडम कैरेक्टर्स है। कितने कैरेक्टर्स है? 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें। मुझे भी 6 कैरेक्टर्स का एक कैप्चा बनाना है। ठीक है, तो ये जनरेट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख दिया फंक्शन। ठीक है, पहली चीज ये करनी पड़ेगी। दूसरा सेक्शन क्या है? दूसरा सेक्शन है कि इज दी एंड इज दी एंटर्ड कैप्चा राइट, या राइट नहीं लिखते हैं, वैलिड सही रहेगा। ठीक है, इज दी एंटर्ड कैप्चा इज वैलिड। ठीक है, अगर वो वैलिड है उसके लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। और एक पार्ट और है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जो थर्ड सेक्शन है वो स्पेसेस हटाने का है, बट उसको अभी फिलहाल नहीं करते हैं तो भी चलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक फंक्शन जो कैप्चा जनरेट करेगा। अब आप इसमें जितने फीचर्स डालना चाहते हो डाल सकते हो। आप लोग ये भी बोलोगे कि यहाँ पे तो एक इमेज है, ये कोई टेक्स्ट थोड़ी ना है, तो इमेज है। लेकिन हम इमेज वाला क्या है, हमको बहुत सारी इमेजेस चाहिए होगी, पूरा डेटा चाहिए होगा इमेजेस का। हम उसको नहीं बना रहे हैं, हम लोग लॉजिक से जनरेट करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में और उसको आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब इस इनपुट फील्ड तक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हम इस लॉजिक पे चल रहे हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं अपने कोड पर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं बोल देता हूँ कैप्चा जनरेटर। ठीक, क्या नाम दे दिया मैंने इसका? कैप्चा जनरेटर। फंक्शन कैसे बनाते हैं आप लोगों ने अभी देख लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स कैसे बनाएंगे? तो आपको सारे कैरेक्टर्स चाहिए, सारे अल्फाबेट्स चाहिए ABCD करके। तो मैं सारे नहीं ले रहा हूँ, हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे ABCDEF। ठीक है, 5-6 कैरेक्टर्स ले लेते हैं अल्फाबेट्स में से, स्मॉल और कैपिटल दोनों। ठीक है, तो 10-12 कैरेक्टर्स होंगे हमारे पास। और उसका यूज करके रैंडम मैं वैल्यूज लूंगा। मैंने यहाँ लिखा वैर अल्फा। अल्फा नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया। इस वेरिएबल में मैं एक अरे बनाना चाहता हूँ। अब आप लोग बोलोगे अरे क्या होता है? तो मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स चाहिए होंगे ना, तो मैं अरे की हेल्प लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा न्यू और मैं यहाँ लिख रहा हूँ अरे। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि ये कुछ नया आ गया है हमारे सामने। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि मैं यहाँ पर एक अरे क्रिएट कर रहा हूँ। अरे जो होता है वो मल्टीपल एलिमेंट्स का सेट होता है। ठीक है, आप उसमें बहुत सारी वैल्यूज अगर आपके पास, तो आप अरे के अंदर रख सकते हो। ठीक है, क्या होता है अरे? अरे एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे नंबर्स है तो सारे नंबर्स, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं अपना, कैरेक्टर्स हो तो सारे कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स रखना चाहता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा कैप्चा जनरेटर है उसमें रैंडम कैरेक्टर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। आप बोलोगे यहाँ पे 9 भी तो आया है, नंबर भी आए हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ कैरेक्टर्स की बात करूंगा, नंबर्स को हटा देते हैं अभी हम। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स बना रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कैपिटल A, फिर मैंने लिखा कैपिटल B, फिर मैंने लिखा कैपिटल C। वैसे ही हमारे पास है कैपिटल D। जो जो कैरेक्टर्स मुझे उसमें यूज करने हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 6 कैरेक्टर्स लिए हैं। इसके अलावा मैं स्मॉल लेटर्स भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग होते हैं प्रोग्रामिंग में। ओके, A, B, C, E और F। आप चाहो तो आप पूरे अल्फाबेटिकल जितने भी अल्फाबेट्स अवेलेबल होते हैं, 26 इसके 26 उसके, सारे ले सकते हो। लेकिन मैं नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इतने ही ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए, चलिए तो मैंने एक कैरेक्टर ले लिया है, एक अरे क्रिएट कर दिया है। अगर आप लॉग करके प्रिंट करवा के देखना चाहते हो कि ये जो अल्फा होगा वो कैसा दिखेगा, ठीक है, तो एक बार करके देख सकते हो। एक और चीज, फंक्शन बनाने से कुछ नहीं होता, आपको इसकी कॉलिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यहीं कॉलिंग कर देता हूँ इस फंक्शन की, और इसको चला करके देखते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने कोड पर, और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखो यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स का पूरा अरे प्रिंट कर रहा है। अरे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, आप इसको देख सकते हो।
ठीक है, एक चीज और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जितने भी कैरेक्टर्स अरे में होते हैं उनके इंडेक्सेस होते हैं। जैसे एक बुक में इंडेक्स होते हैं, बुक के इंडेक्स क्या बताते हैं कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर आएगा, वैसे ही ये 0 पेज नंबर से स्टार्ट होता है। 0 पे ए आएगा, 1 पे बी आएगा, 2 पे सी आएगा, ऐसे ही 11 पे एफ आएगा। ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट करता है वो वैल्यू को। आप देख सकते हो इसको ओपन करके। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सारे कैरेक्टर्स उसने मुझे बना के दे दिया और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये जस्ट एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे रैंडम इन कैरेक्टर्स को उठाना है। ऐसे इनमें से मुझे कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं? 6 कैरेक्टर्स उठाने हैं। 6 कैरेक्टर्स मर्ज होके मेरे सामने ऐसे दिखने चाहिए, और यूजर फिर इसको पढ़ के यहाँ पे इनपुट देगा। ठीक है, यूजर इसको पढ़ के इनपुट देगा। तो हम एक वही काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस कैप्चर जनरेटर को यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे इसको कॉलिंग नहीं करनी है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का। ठीक है, इस ए वेरिएबल में क्या होना चाहिए, ये जो अल्फा है इसमें से रैंडम वैल्यू आनी चाहिए। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये अल्फा जो है इसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के 0 लिख देते हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा पहली वैल्यू को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? पहली वैल्यू को। ये 0 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो बी को कर रहा है, 2 जो है वो सी को कर रहा है। इस तरह से सारे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, जो हमने प्रिंट करवा के भी देखा था तो वही बता रहा था वो। ठीक है, तो अगर आप अल्फा ऑफ 0 लिखते हो तो इस बार आउटपुट क्या आएगा? अल्फा ऑफ 0 पे, अल्फा ऑफ 0 पे रखा हुआ है कैपिटल ए, इसलिए यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मुझे ऐसे नंबर्स लाने हैं यहाँ पे जो रैंडम हो, जिसकी वजह से वो रैंडमली इन कैरेक्टर्स को उठाए और उन कैरेक्टर्स को उठा के हम लोग प्रिंट करवा दें आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करना। चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो फिलहाल के लिए। ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप है, या आप उसको ऐसे समझो कि जस्ट एक कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के साथ है, क्योंकि मुझे रैंडम वैल्यू यहाँ पे चाहिए। ठीक है, समझना इसको ध्यान से। जावा स्क्रिप्ट में एक मैथ नाम की लाइब्रेरी होती है। ठीक है, इस मैथ नाम की लाइब्रेरी के अंदर सारे मैथमेटिकल फंक्शन है, आपको दिख रहे होंगे। लॉग, पाई, स्क्वायर रूट, कॉसाइन, साइन, फ्लोर वैल्यूज सब है इसके अंदर, जो आपको चाहिए सब है। ठीक है, इसके अंदर एक रैंडम फंक्शन होता है। इस रैंडम फंक्शन ये रैंडम फंक्शन क्या करता है? रैंडम फंक्शन एक वैल्यू प्रिंट करवाता है। आप चाहो तो इसको कॉपी कर रहा हूं मैं, और मैं आपको यहीं चला के बता देता हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो इसके साथ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे 0 से 1 के बीच में एक नया नंबर जनरेट करके दे देगा। देखो ध्यान से, रैंडम नंबर, कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। अगर यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट होता है 0 1 के बीच में, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मुझे यहाँ पे इंटीजर चाहिए, डेसिमल थोड़ा ना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी नंबर मेरे सामने आ रहा है अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मान लो मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 पॉइंट समथिंग बन गया। और अगर मैंने उस पूरे पार्ट को एक फ्लोर निकाल लिया, फ्लोर मतलब कि मुझे सिर्फ ये नंबर चाहिए, डेसिमल नंबर्स नहीं चाहिए। अगर हमको डेसिमल नंबर्स नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर एक फ्लोर लगा सकते हैं। जैसे मैंने उसको बोला मैथ डॉट फ्लोर को कॉल कर, और इसके अंदर जो मैंने रैंडम चलाया था ना उसको चला दे। ठीक है, रैंडम चलाने के बाद उस पर मल्टीप्लाई कर दे तू 10 से। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। ब्रैकेट सॉल्व होंगे तो यहाँ पे एक 0 से 1 के बीच में नंबर बनेगा। अगर उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस टाइप से कोई डेसिमल वैल्यू आपके सामने आएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 0 से 1 के बीच में एक नंबर दे रहा है, हमेशा पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आया हुआ है, जैसे अगर पहले जो आया था। अगर आप उसको फ्लोर में कन्वर्ट करोगे तो वो डेसिमल वैल्यूज को हटा देगा, सिर्फ इंटीजर रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ, देखो ध्यान से, इसने 2 रिटर्न करके मुझे दे दिया। ठीक है, फिर से चलाते हैं इसको। हर बार रैंडम नंबर आएगा। ठीक है, आप लोग बोलोगे हर बार अलग क्यों आ रहा है, तो रैंडम फंक्शन नया नंबर ही जनरेट करता है। ठीक है, समझ गए?
अगर ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाते हैं तो ये इंडेक्सेस नहीं होंगे मेरे अरे के। अगर वो इंडेक्सेस होंगे, इंडेक्स अगर मेरे सामने आ गए तो मुझे बस उसको अरे के अंदर रखना है, जैसे मैंने जीरो को रखा था। अगर वो यहाँ पर रख दूंगा तो अल्फा में से वो इंडेक्स की वैल्यू उठा करके मुझे ला करके दे देगा। ठीक है, तो ये जो चीज हमने यहाँ लिखी थी ना, उसी सेम पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देख लो ध्यान से। सॉरी। रैंडम नंबर जनरेट होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, फ्लोर निकलेगा, और एक इंटीजर इस जगह पर आ चुका होगा। इंटीजर अगर अल्फा के अंदर आप रखोगे तो उस इंडेक्स पे रखा हुआ कैरेक्टर वो उठा के यहाँ ले आएगा। वो कैरेक्टर ए में असाइन हो जाएगा, ए नाम के किसी वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो दैट्स इट, मैंने इसको यहीं रोक देता हूँ। अब ऐसा मैं कब कब करूंगा? ऐसा जो है वो मैं 6 बार करूंगा। 6 बार क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, हर बार मुझे एक अलग वेरिएबल चाहिए। मैंने एक बी नाम का वेरिएबल लिया, फिर मैंने सी नाम का वेरिएबल लिया, मैं यहाँ पे डी ले लेता हूँ, ई ले लेता हूँ, और एफ ले लेता हूँ। ठीक है, 6 कैरेक्टर्स रैंडमली इस अरे में से मेरे पास आ जाएंगे, और ये 6 कैरेक्टर्स को मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ जिसको मैं रिजल्ट कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बोलोगे ये कैसे होगा? तो आप सारे स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को ऐड करोगे ना तो एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। तो हम लोग अभी हम लोग चला करके देख लेते हैं इसको। जैसे सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल। मैं यहाँ पर एक लॉग पे वैल्यू प्रिंट करवा के देखना चाहता हूँ कि ये ए की वैल्यू क्या है, या मैं सी की वैल्यू देखना चाहता हूँ, सी क्या आ रहा है। क्या वो इन्हीं सब अरे में से कोई कैरेक्टर आएगा क्या? चला करके देखते हैं इसको। देखो क्या आ गया, बी आ गया। मैं फिर से रिलोड करता हूँ, डी आ गया। फिर से रिलोड करता हूँ, सी आ गया। हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, क्योंकि रैंडम फंक्शन हर बार एक नया नंबर देगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया नंबर बनेगा, नया करेक्टर बने, नया इंटीजर बनेगा, और फिर नया करेक्टर उसमें से उठा लेगा वो। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम लोग वैर रिजल्ट। जो ये कैरेक्टर्स होंगे, इन 6 की 6 कैरेक्टर्स को अगर मैं ऐड करवा दूं तो मैं सिंपल सा पार्ट कर सकता हूँ, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, इन सबको मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया और रिजल्ट में असाइन कर दिया। अगर मैं कंसोल पे प्रिंट करवा के देखना चाहता हूँ कि रिजल्ट कैसा दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि वहां पे एक कैप्चा जनरेट होकर मेरे सामने आ चुका होगा। आ गया समझ में? फिर से रिलोड करते हैं, यहाँ पे एक नया कैप्चा आ गया, फिर से रिलोड करेंगे, फिर से एक नया कैप्चा आ गया। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। ठीक है, अब अब हम लोग क्या करते हैं, कैप्चा जनरेट हो गया है, इस कैप्चा को मुझे यहाँ नहीं लाना है, मुझे इस कैप्चा को इनपुट फील्ड तक पहुंचाना है, मतलब इस जगह पर। इनपुट फील्ड तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? जब भी जावास्क्रिप्ट की वैल्यू आपको एचटीएमएल तक पहुंचानी है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कंसोल एक ऑब्जेक्ट है ना, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो वैसे ही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। इसको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट अभी आप बोल सकते हो। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक आईडी तक पहुंच सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो इनपुट फील्ड में मैंने आईडी दी थी मेन कैप्चा, इसके अंदर क्या पहुंच जाए, जो भी मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, वो यहाँ तक पहुंच जाए। रिजल्ट की वैल्यू मैंने लिखा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस नाम से क्या समझ में आ रहा है? गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन होता है। एलिमेंट का मतलब एचटीएमएल टैग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हमको वो टैग चाहिए जिसकी आईडी क्या हो, तो आप इसके अंदर पास कर दो कि उसकी आईडी क्या है, मेन कैप्चा। ठीक, क्या आईडी है उसकी, मेन कैप्चा। मेन कैप्चा नाम की कोई एलिमेंट है क्या? हाँ ये रहा। ठीक है, वो इसको सिलेक्ट करेगा, उसको लेकर के आ जाएगा, और इसके अंदर मुझे क्या वैल्यू पहुंचानी है, वो जो हमारे रिजल्ट में जनरेट हुई है। तो आप डॉट लगा के वैल्यू दो। वैल्यू रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट की वैल्यू, दैट मीन्स इस इनपुट फील्ड की वैल्यू। इनपुट फील्ड की वैल्यू वो होती है जो इसके अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, तो मैं उस वैल्यू में क्या असाइन कर रहा हूँ, उस वैल्यू में मैं असाइन कर रहा हूँ इस रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट। अगर मैं इसको चलाता हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो ये जो यहाँ पे जनरेट होती हुई वैल्यू है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। चलाएं इसको, देखो ध्यान से। रिलोड करूंगा फिर से आ गई, फिर से रिलोड करूंगा फिर से आ गई। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी चीजें। चलो, हमारा टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, लेकिन मैं 5 मिनट और लूंगा। ठीक है, जिसमें हमारे दोनों फंक्शन चल जाए। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही कोई रिफ्रेश पे क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए? अगर वो रिफ्रेश पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन फिर से चल जाना चाहिए। अगर ये फंक्शन फिर से चल गया तो एक नया कैप्चा जनरेट हो जाएगा और वो
मेन कैप्चा की वैल्यू तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं जो कर रहा हूँ ना, वो यहाँ से ये चीज हटा रहा हूँ। ये चीज मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉलिंग नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अब सबसे पहली कॉलिंग मैं करूंगा जब मेरा HTML पेज चलता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या है, तो ये इनको बोलते हैं इवेंट्स। इवेंट मतलब कि कोई भी चीज ऑकर हो रही है मेरे पेज पर तो उसको इवेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इवेंट क्या होते हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ जैसे ही मेरा बॉडी सेक्शन लोड होगा वैसे ही मेरा कैप्चा जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑनलोड करके इवेंट होता है। इस इवेंट में आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कैप्चा जनरेटर और इसमें फंक्शन की कॉलिंग कर दी। सिंपल है। ठीक है, इसको कर दिया सेव, दैट्स इट। क्योंकि ये दोनों पेजेस कनेक्टेड हैं, जब हमारा बॉडी सेक्शन लोड होगा हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा और कैप्चा जनरेट होके इस इनपुट तक पहुंच जाएगा। तो एक बार चला करके देखते हैं ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है, देखो अभी भी चल रहा है ये, हर बार एक नया कैप्चा जनरेट हो रहा है, हर बार लोड करने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। चलो पहली चीज तो ये हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो रिफ्रेश बटन होगा इस पे क्लिक होगा अगर किसी तरह से, रिफ्रेश बटन पे क्लिक होने पर क्या जो हमारा रिफ्रेश बटन है उस पर क्लिक होगा तो वापस ये फंक्शन चल जाना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए क्या? आप सोच करके देख लो ऐसा होगा क्या। तो हाँ बिल्कुल होगा। तो मैं इसके ऊपर एक फंक्शन या सॉरी एक इवेंट लगा सकता हूँ जिसको बोलते हैं ऑन क्लिक। आपको नाम से समझ में आएगा कि क्या करेगा ये। ऑन क्लिक मतलब कि क्लिक करने पर क्या हो, क्लिक करने पर वापस हमारा सेम फंक्शन कॉल हो जाए जिससे कि हमारा रिफ्रेश बटन वर्क करने लग जाएगा। इसको मैं रीलोड करता हूँ। रिफ्रेश बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक इवेंट चलेगा। ऑन क्लिक इवेंट हमारे जनरेट कैप्चा जनरेटर को ही कॉल कर रहा है। देखो ध्यान से। ठीक है, रिफ्रेश किया, फिर रिफ्रेश किया, फिर रिफ्रेश किया। बात समझ में आई? चलो, आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। एक चीज़ और, मुझे इसकी भी कोई नीड नहीं है, मैं इसको भी अभी हटा रहा हूँ, नहीं तो कंसोल पे प्रिंट करते ही चले जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करूंगा तो हर बार एक नया कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई, कैप्चा जनरेट हो गया, दैट्स इट। कैप्चा जनरेट हो चुका है, अब मुझे क्या चाहिए, एक चीज़ और है। कैप्चा जनरेट होने के बाद भी कोई इसमें एडिट कर सकता है, तो एडिट ना करे वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये जो इनपुट फील्ड है ना इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं डिसेबल्ड। ठीक है, डिसेबल्ड मतलब कि मैं इस इनपुट फील्ड को डिसेबल रखना चाहता हूँ ताकि कोई अलग से इसमें इनपुट ना दे दे। तो मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कैरेक्टर आ गया। अब इसमें कोई एडिट नहीं कर सकता, आप देख लो थोड़ा सा ये लाइट भी हो गया है और इसमें कोई एडिट नहीं कर सकता। रिफ्रेश करेंगे तो वैल्यू जरूर बदलेगी लेकिन इसको कोई एडिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ अपना ये चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बचा है, एंटर वेबसाइट वाला पार्ट बचा है। एंटर वेबसाइट कैसे वर्क करेगा, तो एंटर वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। मुझे करना क्या है, जब भी एंटर वेबसाइट पे कोई क्लिक करे तो मेरा जो रिजल्ट की वैल्यू यहाँ तक पहुंची है, मतलब कि इस इनपुट फील्ड की वैल्यू और इस इनपुट फील्ड की दोनों की वैल्यूज कंपेयर होनी चाहिए। तो वो मुझे कंपेयर करनी है, कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ अगेन। ठीक है, इस फंक्शन का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, इस फंक्शन का नाम हम लोग दे देते हैं इज वैलिड। क्या इज वैलिड, कंपैरिजन जो कर रहा है उसको वैलिड वैल्यूज हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, जो यहाँ वैल्यू रखी हुई है उसको लेकर के आएंगे और जो यहाँ वैल्यू यूजर ने इनपुट दी है उसको लेकर के आएंगे। अगर दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई तो मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा कि वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो पहले मैंने लगा 1, इसको मैं 1 नाम का एक वैल्यू बनाता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, मुझे उसकी वैल्यू लानी है। तो क्या मैं इस तरह से ला सकता हूँ, अगर मैं इसमें वैल्यू असाइन कर सकता हूँ तो लेकर के भी तो आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेम चीज करूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी कॉल करूंगा। कौन सी आईडी चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए मेन कैप्चा वाली आईडी चाहिए। इसकी मेन कैप्चा की आईडी चाहिए। इसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो लेकर के आ जाओ और वो 1 नाम के वेरिएबल में असाइन कर दो, सिंपल। ठीक है, सेम चीज मुझे किसके साथ करनी है, सेम चीज मुझे रिपीट करनी है दूसरे वेरिएबल के लिए जिसको 2 मैं कह रहा हूँ। लेकिन इस बार मेरा जो आईडी है वो क्या है, इनपुट। चल के देख लेते हैं, यूजर जो इनपुट देगा उसकी आईडी क्या है, इनपुट। तो वो एलिमेंट को ऐड करके लाएगा, उसमें से वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को मुझे कंपेयर करना है। तो मैंने यहाँ लिखा इफ क्या 1 डबल इक्वल्स टू 2 है क्या,
अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होना चाहिए? तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं ट्रू। आप लोग बोलोगे रिटर्न का क्या मतलब है? तो ये रिटर्न जो है वो जस्ट एक वैल्यू भेजता है। जहां पे भी ये फंक्शन की कॉलिंग होगी ना, ये वैल्यू वहां पे भेज देगा। ठीक है, जहां पे भी आप इस फंक्शन को बुलाओगे, ये वैल्यू लेकर के अपने साथ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स ने आपको बोला कि कल सुबह क्रिकेट खेलने चलेंगे, तो बैट लेकर के आना। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फंक्शन जब आपको बुलाने आएंगे तो आपको बैट लेकर के जाना है। तो ये ट्रू लेकर के जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न बैट आपके पास नहीं है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दो कि आप ऐसे ही चले गए, या फॉल्स लेकर के चले गए। बात समझ में आई? दैट्स इट। तो ये जब फंक्शन चलेगा, अगर वैल्यूज इक्वल होगी तो ट्रू रिटर्न होगा, वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न होगा। सिंपल है। ये फंक्शन हो चुका है इज वैलिड। इज वैलिड की कॉलिंग कहाँ करनी है? तो जब भी कोई एंटर वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो उसकी कॉलिंग होनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। जैसे ही कोई एंटर वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक इवेंट चलाऊंगा। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। और ऑन क्लिक इवेंट पे मैं इज वैलिड कॉल करूंगा। ठीक है, इज वैलिड फंक्शन की मैंने कॉलिंग कर दी। जैसे ही कोई एंटर पे क्लिक करेगा, वो यहाँ से वैल्यू उठाएगा, यहाँ से वैल्यू उठाएगा और दोनों को कंपेयर करेगा। इक्वल है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सिंपल। चलिए, ये जो ट्रू और फॉल्स होगा ना, एक बार इसको पहले चला करके देख लेते हैं कि सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक नई वैल्यू आ चुकी है, रिफ्रेश पे बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। मैं इसके अंदर बिना कुछ दिए एंटर वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, इस पे कुछ हो नहीं रहा है, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी चेंज करना पड़ेगा। ये जो इज वैलिड है ना, जो भी ये वैल्यू लेकर के आएगा, ये ट्रू लाएगा या फॉल्स लाएगा, उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट मैं करवा देता हूँ अलर्ट फंक्शन के अंदर। अलर्ट फंक्शन क्या करता है, जस्ट एक पॉपअप जनरेट कर देता है। पॉपअप कैसे दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा अभी। जैसे मैं एंटर वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, फॉल्स। यही सेम चीज पॉपअप कौन कर रहा था, इंडियन आर्मी की वेबसाइट भी कर रही थी। ठीक है, कि जब भी इनवैलिड इनपुट बोल रही थी, वो इनवैलिड कैप्चा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, एंटर वेबसाइट करूंगा, अभी भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अलर्ट फंक्शन से वैल्यू प्रिंट करवा देता है पॉपअप के अंदर। तो जो भी वैल्यू ये लेकर के आएगा वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर कैप्चा एंटर करके देखता हूँ, सही सही, DEADDA। ठीक है, एंटर वेबसाइट करूंगा, देखो यहाँ पे ट्रू आ चुका है। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है हमारा कैप्चा प्रोजेक्ट। आप इसमें आप देख लो सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। आप इसमें कुछ भी एंटर करोगे तो ये इक्वल नहीं करेगा, ऑब्वियसली फॉल्स बोलेगा इसको। ठीक है, समझ में आ गया? ये इस तरह से वर्क करता है, इनको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। और फंक्शंस हमने ऐसे बनाए हैं, दो ही फंक्शन है यहाँ पर, एक कैप्चा जनरेट करेगा और एक कैप्चा को चेक करेगा कि वो इक्वल है कि नहीं। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ये प्रोजेक्ट आप किसी भी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, आप अगर आपकी खुद की भी बना रहे हो तो। और दैट्स इट, ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आपका जो भी आप डाउट्स हो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, किसका मतलब क्या है। और कोड आपको मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल पे, आप जाके देख सकते हो। और दैट्स इट।